साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल विवेक ओझा ऑफिशियल में। साथियों, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच का जो विवाद है और उनकी जो दुश्मनी है वो जग जाहिर है। और अभी साउथ कोरिया सुर्खियों में आ गया है। साउथ कोरिया के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने वहाँ पर इमरजेंसी मार्शल लॉ लगा दिया। और इमरजेंसी मार्शल लॉ जब लगाया तो पूरे देश में इसका विरोध शुरू हो गया। और लोगों ने कहा कि भाई इनके अंदर जो है किम जोंग उनकी आत्मा समा गई है, यानी उत्तर कोरिया के जो तानाशाह हैं उनकी जो आत्मा है वो इनके अंदर आ गई है और ऐसे तानाशाही भरे फैसले वो ले रहे हैं बिना किसी की बात सुने। मामला ये था कि जब इन्होंने इमरजेंसी मार्शल लॉ देश में लगाया तो इन्होंने तर्क दिया कि जो विपक्ष है यानी जो अपोजिशन पार्टीज हैं साउथ कोरिया में वो टारगेट कर रही हैं इनकी सरकार को और एक पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी यानी राजनीतिक अस्थिरता को बढ़ावा देना चाहती हैं दक्षिण कोरिया में। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी तर्क दिया कि मार्शल लॉ मैं इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि साउथ कोरिया में बहुत से एंटी नेशनल एलिमेंट्स काम कर रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो राष्ट्र की अखंडता को भंग करना चाहते हैं और संसद में अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं, इसलिए उनको सबक सिखाने के लिए मार्शल लॉ लगाना जरूरी है। और मार्शल लॉ जब लगता है कहीं पर भी तो सबसे बड़ी बात यह होती है कि उस देश में सेना का नियंत्रण हो जाता है, शासन प्रणाली पर जो है सैन्य सैन्य कंट्रोल हो जाता है और जो है मिलिट्री घुसने तक नहीं देती है पॉलिटिशियंस को, एमपीज को, एमएलए को देश की संसद के अंदर। राजनीतिक जो विरोध प्रदर्शन होते हैं, जुलूस प्रदर्शन होते हैं, जो हड़तालें की जाती हैं वो सब बैन हो जाता है। इसके अलावा जो मीडिया वगैरह है उस पर भी सैन्य कंट्रोल स्थापित हो जाता है, सोशल मीडिया पर कंट्रोल स्थापित हो जाता है। तो कुल मिलाकर के मतलब पूरा जो पावर है वो मिलिट्री के हाथ में आ जाता है और गवर्नेंस को वही देखना शुरू करती है। तो ऐसे में कोई भी सत्ताधारी जो दल है वो अपने हिसाब से चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है। जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं साउथ कोरिया के और उनकी जो पत्नी है उनके ऊपर कई प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए और ये कहा गया कि इनकी पत्नी स्टॉक के हेरफेर में, शेयर मार्केट में जो मैनिपुलेशन है वो सब करके कथित तौर पर करप्शन के काम कर रही हैं। और कई प्रकार से इन लोगों ने ऐसे लोगों को पद देने की कोशिश करी है जो नियम कायदे कानून के खिलाफ था। तो उसके चलते जो विपक्षी दल हैं वो इनकी इन्वेस्टिगेशन कराने की कोशिश कर रहे थे जो इन्हें पसंद नहीं आया और इसके चलते इन्होंने इमरजेंसी मार्शल लॉ लगा दिया। और लेकिन जब मार्शल लॉ लगाया और सेना को पूरा आदेश दे दिया कि किसी भी सांसद को घुसने न दिया जाए अंदर, तो जब भी लोगों ने प्रवेश करने की कोशिश की तो उन्हें रोक दिया गया सख्ती के साथ। लेकिन 190 ऐसे सांसद थे जो अंदर एंटर कर गए संसद में और जब उस पे प्रस्ताव पारित होने की बात आई तो 190 सांसदों ने कहा कि भाई ये मार्शल लॉ बिल्कुल डेमोक्रेसी को ख़त्म करने वाला है। जो स्पीकर थे उन्होंने भी कहा कि भाई ये तो बिल्कुल गलत चीज़ है, इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और ऐसी स्थिति में जो है विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया और इन लोगों ने बोल दिया कि इसे हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो आनन फानन में उन्हें मार्शल लॉ का ये जो फैसला था वो वापस लेना पड़ा कि अब मार्शल लॉ नहीं रहेगा। तो लोगों ने कहा भाई अभी आपने मार्शल लॉ थोड़ी देर पहले लगाया और कुछ घंटों में आप वापस ले रहे हैं, ये कौन सा बेतुका निर्णय है। अगर आपको कोई जेन्युइन रीजन था तो आप मार्शल लॉ लगाते और चीज़ों को कंट्रोल करते। देश में अगर राष्ट्र विरोधी गतिविधियां हो रही हैं तो सेना को पूरा पावर दे करके कंट्रोल करते। लेकिन अपने जो पॉलिटिकल माइलेज की चीज़ें हैं, यानी अगर आप भ्रष्टाचार में लिप्त हैं या और तमाम प्रकार के चीज़ों में लिप्त हैं और उसकी जांच पड़ताल के लिए प्रेशर आपके ऊपर बनाया जा रहा है, तो आप अपने विरोधियों को दबाने के लिए मिलिट्री रूल जैसा जब काम करने लगेंगे तो ये कहीं से जायज़ नहीं कहा जाएगा। साथियों, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच का विवाद भी पुराना है, इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी रखते हैं। 1910 के समय में जापान इस पूरे कोरिया को कंट्रोल करता था, उसके नियंत्रण में था। लेकिन जब 1945 में जापानी सेना को सरेंडर करना पड़ा तो इसके दो भाग हो गए, नॉर्थ और साउथ। जो नॉर्थ वाला एरिया था उसे कंट्रोल किया यूएसएसआर ने और जो साउथ वाला एरिया था कोरिया का उसको कंट्रोल किया यूएस ने। तो यूएस और सोवियत यूनियन के बीच में जो शीत युद्ध का दौर चल रहा था 1945 के बाद से, उसकी भेंट चढ़ गया कोरिया।
और इस कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स में दोनों ने कंट्रोल करने की कोशिश करी। यानी साउथ कोरिया में मार्केट जो सिस्टम है, कैपिटलिस्ट सिस्टम है, पूंजीवादी व्यवस्था है, उसको अमेरिका ने बढ़ाने की कोशिश की। और दूसरी तरफ नॉर्थ जो कोरिया है उसमें सोवियत यूनियन ने अपना कंट्रोल करने की कोशिश करी, अपनी साम्यवादी जो सोच है, साम्यवादी विचारधारा है, उसको बढ़ावा देने की कोशिश करी। और बाद में 1953 में जो है दोनों अलग अलग होकर के अपना उन्होंने एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी के रूप में काम करना शुरू कर दिया, यानी साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया। और साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में लगातार आरोप और प्रत्यारोप का दौर दशक पर दशक जो है जारी रहा। 1983-84 के आसपास म्यांमार में बहुत बड़ा एक बॉम्ब धमाका हुआ था, उसमें बहुत से साउथ कोरियन नागरिक मारे गए थे, तो आरोप लगाया गया था कि उसमें उत्तर कोरिया की भूमिका है। इसी तरीके से 1967-68 के आसपास जो है दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति को मारने का प्रयास किया गया, उसका आरोप लगाया गया उत्तर कोरिया के ऊपर। तो इनके बीच में टेंशन होते रहे और ये टेंशन आज भी इनके बीच में मौजूद है। लेकिन ये देखा जा रहा है कि जो बड़े बड़े पावर्स हैं वो इनको अपने अपने स्तर पर सपोर्ट करके कोरियन जो प्रायद्वीप का रीजनल पॉलिटिक्स है उसको प्रभावित करते हैं। अमेरिका और उसके जो सहयोगी देश हैं वो साउथ कोरिया को सपोर्ट करते हैं और नॉर्थ कोरिया को रशिया और चाइना सपोर्ट करता है। जब भी नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में विवाद बढ़ता है तो अमेरिका यहाँ तक कह देता है कि हम थर्ड मिसाइल अपनी दे देंगे और वो कोरिया के बॉर्डर पर, यानी उत्तर कोरिया और साउथ कोरिया के बॉर्डर पर लगा सकता है, साउथ कोरिया उसका इस्तेमाल कर सकता है। इस तरीके के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात होती है। तो कुल मिलाकर के मार्शल लॉ लगाने जैसी जो चीज़ें हैं इसका इस्तेमाल तो गुड गवर्नेंस के जो है औचित्य के चलते ही करना चाहिए, लेकिन बहुत से देश जो है इसका यूज़ पॉलिटिकल वीपन के रूप में करते हैं। तो साउथ कोरिया हो, नॉर्थ कोरिया हो या कोई भी देश हो, ऐसा नहीं है कि साउथ कोरिया भारत का बहुत अच्छा मित्र है, हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, हमारे आर्थिक संबंध बहुत अच्छे हैं, तो साउथ कोरिया के लीडरशिप के जो गलत बातें हैं उसको भी उस पर क्वेश्चन मार्क नहीं किया जाएगा। देश में, साउथ कोरिया में अगर अच्छी व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी तो साउथ कोरिया के डेवलपमेंट का जो प्रभाव होगा वो और भी देशों का उसमें लाभ छुपा हुआ है। तो इस लिहाज से एक बेहतर जो है सिस्टम वहाँ पर बनना आवश्यक है। साथियों, आपका क्या विचार है इस मुद्दे पर, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। नमस्कार।